हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर कोई आप ही की आवाज़ में आपको वॉइस मैसेज भेजे कि 2 दिन बाद आप मरने वाले हैं, तो आपकी हालत क्या होगी। आज की मूवी इसी इंटरेस्टिंग स्टोरी पे बनी है जो हर पल आपकी हार्ट बीट बढ़ाती रहेगी। तो चलो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। यूमी कॉलेज जाने वाली लड़की है, मगर वो हमेशा डरी डरी होती है क्योंकि उसे हमेशा वहम होता है कि उसके आसपास भूत प्रेत आत्माएं हैं, जिसको लेके उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। तो अब यह सब दोस्त रेस्टोरेंट में बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं तो भूत प्रेत की बातें शुरू होती है। वो सुन के यूमी उन स्टोरीज को फील करने लगती है। तभी वहां आई उनकी दोस्त योको उन्हें बताती है कि उनकी एक दोस्त की स्विमिंग पूल में डूब के मौत हुई है। अब जब यूमी योको के साथ वॉशरूम में होती है कि तभी योको के फोन की रिंग बजती है जो कुछ अजीब होती है। योको को भी ताज्जुब होता है क्योंकि उसके मोबाइल पे उसने अलग रिंगटोन सेट की थी। यूमी फोन देखती है तो कॉल उसी के फोन से आया हुआ होता है। तभी उसे उसी के फोन से एक मैसेज आता है। वह देख के योको चकरा जाती है कि उसी के फोन से उसे मैसेज कैसे आया। उस मैसेज पे 1 दिन बाद की डेट होती है, जिससे योको को आश्चर्य लगता है। योको वो मैसेज ओपन करती है। मैसेज उसी की आवाज में होता है। मैसेज होता है, अरे बरसात शुरू हुई। मैसेज के तुरंत बाद योको की चीख होती है। वह सुन के यूमी और योको दोनों डर जाती है। योको को समझ में नहीं आता यह पहेली क्या है। योको उसे किसी ने किया हुआ मजाक समझ के भूल जाती है। दूसरे दिन रात को यूमी अपनी रूम में अकेली होती है कि तभी उसे योको का फोन आता है। वह एक ब्रिज पे से चलते हुए जा रही होती है। यूमी घड़ी में देखती है तो उसे याद आता है कि योको के फोन पे जो मैसेज आया था वह उसी वक्त का यानी 11:04 का था। तभी अचानक बारिश शुरू होती है। वह देख के योको बोलती है, अरे बरसात शुरू हुई। यह वही मैसेज होता है जो उसे फोन पे आया था। तभी अचानक योको के पीछे से कुछ आता है। उसे देख के योको चीखती है। अगले ही पल कोई अनजान शक्ति योको को उठा के ब्रिज पे से नीचे रेलवे लाइन पे फेंक देती है। योको के टुकड़े हो जाते हैं। तभी उसके फोन से किसी अनजान नंबर पे कॉल किया जाता है। 2-3 मिनट बाद उसकी मौत होती है। पास खड़ी 2 लड़कियां वह देखती रह जाती है। योको की इस तरह मौत से यूमी डिस्टर्ब होती है। वो उसके फ्यूनरल पे जाती है जहां उसकी मुलाकात फ्यूनरल डायरेक्टर हेनरी से होती है। पुलिस को यह सुसाइड का मामला लगता है तो हाई स्कूल की बाकी लड़कियों को लगता है कि यह एक मर्डर है। यूमी जब उन लड़कियों से बात करती है तो उसे उनसे पता चलता है कि 4 दिन पहले जिस लड़की की स्विमिंग पूल में डूब के मौत हुई थी उसे भी ऐसा ही कॉल आया था। फिर उसे उसी के फोन से वॉइस मैसेज आया था। कोई तो कॉल करके एक एक को मौत की वार्निंग दे रहा है। सब लड़कियां खौफ में है क्योंकि उन्हें लगता है यह किसी प्रेतात्मा का काम है। उन लड़कियों की बात हेनरी सुनता है। 3 दिन बाद यूमी की मुलाकात योको के बॉयफ्रेंड केंजी से होती है। वह डरा हुआ है। वह यूमी से कहता है कि जब योको की मौत हुई उसी वक्त उसे भी उसी के नंबर से कॉल आया था और फिर एक मैसेज आया। मैसेज होता है, ओह मैं तो बिल्कुल भूल गया। उसके बाद केंजी की चीख होती है। यूमी ये देख के शॉक होती है कि मैसेज आज ही की डेट का है और वक्त बस अब से 2 मिनट के बाद का है। केंजी लिफ्ट के पास आता है कि तभी उसकी एक दोस्त आके उससे पूछती है कि वो एक स्टडी ग्रुप बनाने वाला था ना, उसका क्या हुआ। केंजी उससे कहता है, ओह मैं तो बिल्कुल भूल ही गया। कि तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है मगर अंदर लिफ्ट नहीं होती। केंजी शॉक होके देख रहा होता है कि तभी कोई चीज उसके पैर पकड़ के उसे लिफ्ट के शाफ्ट में खींच लेती है। पास ही खड़ी यूमी शॉक होके वह देखती रह जाती है। लिफ्ट के डक्ट में नीचे केंजी तड़प रहा होता है। उसके मुंह से एक कैंडी बाहर आती है। तभी उसके फोन से कोई इनविजिबल शक्ति किसी अनजान नंबर पे कॉल करती है। वह देखते हुए केंजी मर जाता है। यूमी पुलिस को बताने की कोशिश करती है कि इन मर्डर के पीछे कोई अनजान शक्ति है, मगर पुलिस को लगता है कि हर मौत के पीछे वजह होती है। योको की मौत सुसाइड थी तो केंजी की मौत एक हादसा। रात को यूमी अपना और उसकी रूम पार्टनर नताशा का फोन स्विच ऑफ कर देती है, मगर इसके बावजूद रात को वही अजीब रिंगटोन बजने लगती है। रिंगटोन नताशा के फोन पे बज रही है। नताशा फोन देखती है तो उसे उसी के नंबर से मिस कॉल आया होता है। यूमी समझ नहीं पाती स्विच ऑफ होने के बावजूद फोन कैसे आया। तभी नताशा के फोन पे मैसेज आता है जिस पर 1 दिन बाद की डेट होती है, मगर इस बार वॉइस मैसेज नहीं बल्कि एमएमएस होता है जिसमें नताशा के पीछे खड़ी एक प्रेतात्मा दिखाई देती है। दूसरे दिन कॉलेज में सभी लड़के लड़कियां वो मैसेज देखते हैं। सबको यही लगता है कि मरने वाले के फोन में जिनका नंबर सेव है उन्हीं को अगला कॉल और मैसेज आ रहा है। तो डर के मारे सभी नताशा के फोन से अपना नंबर डिलीट करने में लग जाते हैं। नताशा यूमी को लेके सर्विस प्रोवाइडर के पास जाती है और अपना नंबर ही कैंसिल कर देती है। अब वह दोनों घर पहुंचते हैं तो टीवी चैनल वाले उन्हें घेर लेते हैं।
वो चाहते हैं कि नताशा का उसके मौत के वक्त लाइव प्रोग्राम टीवी पे ब्रॉडकास्ट किया जाए। चैनल प्रोड्यूसर उसे गारंटी देता है कि उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि शो पे जापान का टॉप का एग्जोर्सिज्म परफॉर्म करने वाला मांत्रिक भी बुलाया गया है। प्रोड्यूसर नताशा को अपना फोन देके उसका फोटो निकालने जाता है कि तभी उसके फोन पे वह अजीब रिंगटोन बजती है और उसी प्रेतात्मा का एमएमएस होता है। अब प्रोड्यूसर नताशा को रिक्वेस्ट करता है कि उसे उनके शो पे आके उस मांत्रिक से मिलना चाहिए, शायद वो उसे बचा सके। वह नताशा को अपने चैनल में लेके जाता है। तभी वहाँ पे हेनरी आता है। वो यूमी को योको का फोन दिखा के कहता है कि मरने के 2 मिनट बाद उसके फोन से किसी अनजान नंबर को फोन किया गया था। अब हेनरी उसे अपनी सिस्टर का फोन दिखाता है, जिसकी 6 महीने पहले जल के मौत हुई थी। जब जली हुई हालत में उसे हॉस्पिटल लाया गया तब वह जिंदा थी। तभी उसके फोन से उस अनजान नंबर पे फोन किया गया था। कॉल के बाद उसकी मौत हो गई। अब जब यूमी उस अनजान नंबर पे कॉल लगाती है तो उसे पता चलता है कि वह नंबर सर्विस में नहीं है, बंद हो चुका है। हेनरी यूमी को बताता है कोई भी विक्टिम हादसे के तुरंत बाद नहीं मरा, 2-3 मिनट तक वह जिंदा था और उसी दरमियान उसके फोन से इस नंबर पे फोन किया गया। जब उसकी सिस्टर मरी तो उसके मुंह में एक कैंडी थी और अब तक जितनी भी ऐसी मौतें हुई है उन सब विक्टिम के मुंह में कैंडी पाई गई है। हेनरी यूमी को बताता है कि वह अनजान नंबर कगामी हॉस्पिटल का है। अब वह दोनों उस हॉस्पिटल में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है वह उनके पुराने हॉस्पिटल का इमरजेंसी नंबर था। 5 महीने पहले जब वह इस नए बिल्डिंग में शिफ्ट हुए तब वह नंबर उन्होंने बंद कर दिया। यूमी और हेनरी दोनों समझ नहीं पाते कि मरते वक्त विक्टिम के फोन से इस हॉस्पिटल को क्यों फोन किया गया। यहाँ वह चैनल नताशा के लाइव प्रोग्राम की जम के पब्लिसिटी करना शुरू करता है। किसी की मौत किसी की एंटरटेनमेंट बन जाती है। तभी यूमी को याद आता है कि केंजी की मौत के वक्त उसने लिफ्ट के शाफ्ट में से अस्थमा इनहेलर की आवाज सुनी थी। तो अब वह दोनों सिविल ऑफिस जाते हैं जहां लोगों के डेथ और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट रखे जाते हैं। वहां का ऑपरेटर 5 महीने पहले की रिपोर्ट चेक करता है तो उन्हें उसमें मिका नाम की एक 10 साल की लड़की का रिपोर्ट दिखाई देता है, जिसकी मौत अस्थमा अटैक से हुई थी। उसकी मां मारिया ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया था। मिका की मौत के बाद मारिया कहीं गायब हुई थी। मिका की लाश लावारिस बता के अंतिम संस्कार किया गया था। अब रिपोर्ट पे दिए गए मारिया के फोन पे हेनरी कॉल करता है, मगर कोई फोन नहीं उठाता। वो वॉइस मेल पे चला जाता है। हेनरी यूमी को एक डायरी दिखाते हुए कहता है यह उसकी सिस्टर पेनी की है। उसकी सिस्टर पेनी ने भी इन हादसों पे रिसर्च किया था, जिससे पता चलता है कि जब मिका की मौत हुई उसी दिन उसकी छोटी सिस्टर नैन्सी को मारिया मलम पट्टी कराने कगामी हॉस्पिटल लेके आई थी। डायरी से पता चलता है कि उस अकेले जुलाई के महीने में 9 बार नैन्सी को छोटी मोटी जख्म के लिए हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया था। अब जब यूमी और हेनरी दोनों चाइल्ड केयर सेंटर जाते हैं, वहाँ की ऑफिसर उन्हें बताती है कि उसे भी शक था कि मारिया नैन्सी को एब्यूज करती है, जिसकी वजह से उसे आए दिन जख्म हुआ करते हैं। और जब भी ऐसा होता था मिका उन्हें फोन करके उस इंसिडेंट के बारे में बता देती थी। मगर लड़कियों की बातों से ऐसा कभी सामने नहीं आया कि मारिया अपने बच्चों पे जुल्म करती है। उनके हिसाब से वह एक डिवोटेड मदर थी। चाइल्ड केयर की ऑफिसर उन्हें बताती है मारिया के इस बिहेवियर को मंचाउसेन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी कहते हैं, जिसमें इंसान जानबूझ के अपने हेल्दी बच्चे को बार बार चोट पहुंचाता है, मगर तुरंत उसके बाद वह उसका इलाज भी करवाता है और प्यार से ख्याल भी रखता है। यह एक मेंटल बीमारी है और शायद मारिया यह सब इसलिए कर रही थी ताकि उसके दूसरे बीमार बच्चे को यानी मिका को, जिसे अस्थमा की बीमारी थी, उसे सिंपैथी मिले, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की शिकार ना बने। मगर ऐसा भी सुनने में आया था कि मारिया मिका से ज्यादा नैन्सी को प्यार करती थी। अब नताशा के फोन पे आए उस एमएमएस में उस प्रेतात्मा का चेहरा पूरी तरह से दिखने लगता है। यहाँ लाइव शो की तैयारी हो जाती है। एमएमएस में दिए गए नताशा के मौत के वक्त को अब बस आधा घंटा रह गया है। स्टेज पे कुछ साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। डरते डरते नताशा सेट पे एंट्री करती है। थोड़ी देर बाद उस मांत्रिक को भी बुलाया जाता है जो नताशा पे एग्जॉर्सिज्म करने वाला है। पूरे देश की नजरें इस शो पे है। दूर खड़े रह के यूमी और हेनरी वह सब तमाशा देख रहे हैं। मांत्रिक नताशा पे तंत्र मंत्र शुरू करता है कि तभी फोन पे वही अजीब रिंग बजती है और अचानक मांत्रिक सेट के बाहर फेंका जाता है। नताशा के पीछे की दीवार से वह प्रेतात्मा प्रवेश करती है। यूमी और हेनरी उसे बचाने दौड़ते हैं तो प्रेतात्मा की आवाज आती है, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अब नताशा की हड्डियां एक एक करके टूटने लगती है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। नताशा के मुंह से एक कैंडी बाहर गिरती है। अब यूमी के फोन पे उसी अजीब रिंगटोन से मिस कॉल आता है। उस पर आए वॉइस मैसेज में यूमी की आवाज में मैसेज होता है, क्यों? मैसेज अगले दिन का होता है और वक्त 7:13 का होता है। मतलब अब मरने की बारी यूमी की है।
वह सुन के यूमी शॉक में चली जाती है तो हेनरी उसके फोन को तोड़ के फेंक देता है। यूमी जान जाती है कि अब दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। उसकी दर्दनाक मौत को सिर्फ 16 घंटे बचे हैं। तभी हेनरी को यूमी के हाथ पे पुराने जख्म के कुछ निशान दिखाई देते हैं। यूमी से पता चलता है कि बचपन में उसकी माँ डिप्रेशन में उसे सिगरेट के चटके देके अब्यूज किया करती थी। उसकी माँ ने ही उसकी ग्रैंडमदर को मारा था। दूसरे दिन यूमी और हेनरी मारिया के घर पहुंचते हैं। मारिया के फोन की सर्विस 6 महीने पहले बंद होने के बावजूद अभी भी उस नंबर पे कॉल करने पे रिंग बजती है। यूमी को वहाँ एक फोटो के टुकड़े मिलते हैं। वह जोड़ने पर उसमें मारिया, मिका और नैन्सी दिखाई देते हैं। मारिया का चेहरा देखकर यूमी शॉक होती है क्योंकि वह वही चेहरा है जो प्रेतात्मा का चेहरा था। तभी यूमी को मारिया की आत्मा आसपास होने का वहम होने लगता है। वहाँ पड़े वीडियो कैमरा से कैसेट गायब है। हेनरी यूमी को घर जाके आराम करने बोलता है और खुद मिशिनो ऑर्फनेज जाता है जहाँ नैन्सी को रखा गया है। वह नैन्सी से पूछता है कि उसकी माँ मारिया कहाँ है, मगर नैन्सी किसी से बातें नहीं करती। केयरटेकर बताती है कि एब्यूज की वजह से वो शॉक में गई है। वह बताती है कि पिछले 6 महीने से मारिया का कोई पता नहीं चला। तभी नैन्सी के टेडी बियर से वही अजीब रिंगटोन बजने लगती है। दरअसल वह एक बच्चों का सॉन्ग होता है जिस पर कभी मिका ने परफॉर्म किया था। यहाँ यूमी उस कगामी हॉस्पिटल जाती है जहाँ पे मारिया नर्स का काम किया करती थी। नर्स से उसे पता चलता है कि मारिया को उनका पुराना हॉस्पिटल ज्यादा पसंद था। यूमी हेनरी को फोन करके बताती है कि वह उस पुराने हॉस्पिटल जा रही है। हेनरी उससे एड्रेस लेता है। अब यूमी उस वीरान पड़े हॉस्पिटल के बिल्डिंग के यहाँ पहुंचती है। उसकी मौत को सिर्फ 1 घंटा बचा है। वो खुद नहीं जानती वो किस चीज की तलाश में वहां आई है। उसे हॉस्पिटल के अंदर से हेनरी के फोन की रिंग सुनाई पड़ती है तो अब वह अंदर जाती है। अंदर उसे उसका टूटा हुआ फोन दिखाई देता है और अब उस पर वही अजीब रिंगटोन बजने लगती है। यूमी डर के वहां से भागती है तो अब वह प्रेतात्मा उसे डराने की कोशिश करती है। यूमी भागते हुए बेसमेंट में पहुंच जाती है मगर वह प्रेतात्मा उसका पीछा नहीं छोड़ती। तभी वहां पे हेनरी पहुंच जाता है। वह दोनों वहां से बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो वह प्रेतात्मा उन्हें बाहर जाने से रोकती है। अब वह दोनों एक रूम में छुप जाते हैं। तभी वह अजीब रिंगटोन फिर से बजने लगती है। वहां एक टेबल पे यूमी को फोन दिखाई देता है जिस पर मैसेज आता है, तुम 1 मिनट में मरने वाली हो। तभी हेनरी की नजर पास ही के एक टब पे जाती है जिसके अंदर मारिया की लाश पड़ी है और उसके हाथ में उसका मोबाइल है। उसी फोन से वह कॉल और मैसेज किया गया था। हेनरी उस फोन को बंद कर देता है और अपनी घड़ी में देखता है तो उसमें 7:13 बजे होते हैं जो यूमी के मौत का वक्त है। अब जब यूमी मारिया की लाश को देखती है तो लाश में बसी प्रेतात्मा यूमी को पकड़ लेती है। हेनरी उसको खींचते हुए रूम के बाहर भागने की कोशिश करता है मगर वह प्रेतात्मा हेनरी को बाहर फेंक के यूमी को रूम में लॉक कर देती है। अब वह प्रेतात्मा यूमी को मारने बढ़ती है तो यूमी को उस आत्मा में अपनी माँ दिखाई देने लगती है। यूमी उसे सॉरी कहती है कि वो उसे छोड़ के घर से भाग गई थी। वो उससे कहती है कि अब वह हमेशा उसके साथ रहेगी। यहाँ पता चलता है कि यूमी की माँ को भी मंचाउसेन सिंड्रोम की बीमारी थी। एक पल वो यूमी को चोट पहुंचाती थी तो दूसरी तरफ वो उससे बहुत प्यार भी करती थी। यूमी उस आत्मा को गले लगा के रोने लगती है तो आत्मा की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। मारिया की आत्मा उसका वह शरीर छोड़ के चली जाती है। पुलिस को मारिया के फोन में सभी विक्टिम के फोन नंबर मिलते हैं। पुलिस चीफ हेनरी से कहते हैं कि ऑर्फनेज की केयरटेकर उसे कुछ दिखाना चाहती है। ऑर्फनेज में पहुंचने पर केयरटेकर हेनरी को एक वीडियो टेप देती है जो मारिया की वीडियो कैमरा की थी और जो नैन्सी के पर्स में पड़ी थी। जब उस टेप को प्ले किया जाता है तो वह देख के हेनरी शॉक होता है। उसमें मिका अपनी छोटी बहन नैन्सी को चाकू से काटती हुई नजर आती है। काटने के बाद वो उससे कहती है कि अब वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगी। तभी मारिया वहां आ जाती है और समझ जाती है कि मिका ने नैन्सी को जख्मी किया है। वह जख्मी नैन्सी को डॉक्टर के पास ले जाने लगती है कि तभी मिका को अस्थमा का अटैक आता है मगर मारिया उसे इग्नोर करके नैन्सी को लेके जाती है। बेचारी मिका अस्थमा के अटैक से अपनी जान गंवा बैठती है। वह देख के हेनरी समझ जाता है कि मारिया नहीं बल्कि मिका मंचाउसेन सिंड्रोम की बीमार थी। हेनरी को नैन्सी के पर्स में कैंडीज मिलती है। नैन्सी उसे बताती है जब भी मिका उसे चोट पहुंचाती थी तो उस पर चुप रहने के लिए वो उसे एक कैंडी भी दिया करती थी, इसलिए उसने कभी अपनी माँ को इसकी शिकायत नहीं की। हेनरी चीफ को फोन करके बताता है कि मारिया ने नहीं बल्कि मिका की आत्मा ने उन सब कॉलेज के लड़के लड़कियों को मारा है क्योंकि उनको उनके भाई बहन के मुकाबले माँ बाप का ज्यादा अटेंशन मिला करता था जो मिका को नहीं मिला। मिका ने ही मारिया को मारा और उसके रूप में वो मर्डर करती रही ताकि मारिया बदनाम होती रहे। वह अपनी माँ के बिहेवियर से नफरत करने लगी थी। उसी ने मारिया के फोन से सब विक्टिम को कॉल किए थे। अब हेनरी यूमी के घर की तरफ भागता है। यहाँ यूमी अपने घर में
वॉश लेके बाहर आती है तो अचानक उसकी घड़ी उल्टी घूमने लगती है और उसके दरवाजे पे खटखटाने की आवाजें आती है। दरवाजे के बाहर से हेनरी की आवाज आती है। वो उसे दरवाजा खोलने बोलता है। यूमी एक पल दरवाजा खोलने जाती है कि उसे कुछ शक होता है। यहाँ घड़ी बराबर 7:13 पे आके रुकती है। यूमी पीप होल में से देखती है तो बाहर हेनरी नहीं, मीका की आत्मा होती है। वो अंदर भागती है तो अंदर भी मीका की आत्मा बैठी होती है। यूमी उसे देख के एक ही बात पूछती है, क्यों? ये वही वर्ड होता है जो यूमी को आए हुए वॉइस मैसेज में था। मीका की आत्मा यूमी की तरफ बढ़ती है। यूमी जोर से चीखती है। तभी हेनरी भागते हुए यूमी के रूम में पहुंचता है तो देखता है यूमी ऐसे बैठी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी यूमी हेनरी के पास आके उसके पेट में चाकू भोंक देती है। हेनरी पास ही के मिरर में देखता है तो उसे उसमें यूमी के बदले मीका दिखाई देती है। मतलब मीका की आत्मा ने यूमी को मारा नहीं था, उसे पजेस किया था, क्योंकि मीका को यूमी में बचपन में अपनी माँ के नफरत का सामना करती यूमी दिखाई दी थी। अब यूमी प्यार से हेनरी को बोलती है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। हॉस्पिटल में हेनरी आके खोलता है। यूमी उसके पास आके उसके मुंह में कैंडी डालती है। उसके एक हाथ में हमें चाकू दिखाई देता है। यूमी की हंसी हेनरी से कहती है कि अब जिंदगी भर उसे उसके जुल्म सहने हैं, जिसके बदले उसे हर बार एक कैंडी मिलेगी। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना, हमारा हौसला बढ़ाना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।